हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रकाश से ही हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं, इस कारण से इसके बारे में जानना समझना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब कुछ प्रकाश के कारण यानी लाइट के कारण ही होता है। तो क्यों ना हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिजिक्स एक इन्जॉय है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बात करने से पहले आपको ज़रूर से बता देते हैं कि आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आंसर पर हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि आंसर हो सकता है कि जो दिया गया है बुक में लिखा गया है वो टाइपो मिस्टेक भी हो सकता है। तो हमको उस ग्लिच पर नहीं जाना है, बल्कि हम लोग को अपना खुद का दिमाग लगा करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको कि हम पढ़ देते हैं। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज लीस्ट फॉर, यानी किस चीज़ के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ग्लास के लिए सबसे कम होगा। रेड लाइट, वायलेट लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। 4 लाइट दिया गया है। लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, वायलेट यानी कि बैगनी प्रकाश, ग्रीन लाइट के लिए। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है। म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम वी अपॉन लैम्डा मीडियम। ठीक है, यानी कि सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू भी बोलते हैं और बुक में एन भी लिखा रहता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस लाइट का लैम्डा बहुत कम होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, और जिसका लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, यानी म्यू या एन इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इससे हम लोग को चीज़ समझ में आ जाएगा। रेड लाइट का लैम्डा कितना होता है? 6000 के आसपास होता है। वायलेट लाइट का कितना होता है? 4000 के आसपास होता है, यानी ब्लू के रेंज में। येलो और ग्रीन का 5500 के रेंज में होता है। तो आप देखिए किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका लैम्डा ज़्यादा है? तो रेड लाइट का ज़्यादा है। रेड लाइट का ज़्यादा है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए सही है, जो कि आंसर में भी दिया गया है और हम लोगों ने अपने से कैलकुलेट करके भी देख लिया। तो इसका मतलब कि आंसर बिल्कुल सही है। अपना दिमाग ज़रूर लगाइए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा हमको दिखाई दे रहा है और इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए पीस ऑफ रेड ग्लास इज हीटेड टिल इट ग्लो इन डार्क, यानी कि एक टुकड़ा है रेड ग्लास का, उसको हीट किया जा रहा है। तब तक हीट किया जा रहा है जब तक कि वह अंधेरे में ग्लो न करने लगे। द कलर ऑफ ग्लोइंग पीस विल बी, यानी अब जो ग्लो कर रहा है पीस उसका कलर क्या होगा? तो हमेशा देखिए कलर इन्वर्ट हो जाता है RGB में, RGB, रेड, ग्रीन और ये ब्लू में। ठीक है, रेड है तो जब उसको हीट कर देंगे तो वो आपको ग्रीन दिखना शुरू कर देगा अंधेरे में। ठीक है, और ग्रीन अगर ग्लास पीस होगा उसको आप हीट कर देंगे और वो ग्लो करने लगेगा तो अंधेरे में वो रेड दिखने लगेगा। ठीक है, इसी तरह येलो है तो वो ब्लू दिखेगा और ब्लू है तो येलो दिखेगा। तो रेड और ग्रीन के बीच में ये संबंध होता है। तो रेड ग्लास के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रीन। वो हमको ग्रीन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखे होंगे जो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले फैक्ट्री में होते हैं या जो शीशे का काम करने वाले वर्कर होते हैं, वो जब शीशे को पिघला देते हैं तो उसमें से ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर चमकने लगता है। वो इसी कारण से होता है, जो उसमें कलर डालते हैं या उसमें जो डाई कलर डालते हैं वो जब हीट हो जाता है तो अपने जस्ट अपोजिट कलर को शो करने लगता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटर
फॉर किसका होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोई ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस प्रकाश के लिए ज़्यादा होगा, रेड लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, यानी लाल प्रकाश के लिए, बैगनी के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए। तो अगेन देखिए यही रिलेशन काम देगा, एन 1/λ, या 1/λ नहीं है, लैम्डा वैक्यूम टू लैम्डा मीडियम है, तो लैम्डा मीडियम वाले से ही हमको मतलब है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं, फिर से फार्मूला को लिख देते हैं। स्क्रीन की बाध्यता है 1/λ, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। रेड लाइट का हमने बताया कि 6000 के आसपास होता है, 6000 क्या एंगस्ट्रॉम। ग्रीन लाइट का कितना होता है, 5000 से 55 का होता है। येलो का भी 5000 से 55 के बीच में होता है। ग्रीन का साथ 55 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा। वायलेट के लिए क्या हो जाएगा, 4000 के आसपास हो जाता है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका आप देख रहे हैं वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका सीधा वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका सबसे कम है, वायलेट लाइट का कम है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तब क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकाश के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो वायलेट के लिए होगा। तो हम लोगों ने अपने फार्मूले से भी इसी को निकाला है, तो बी के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और जो वीडियो होंगे आपको नोटिफाई होते रहेंगे। द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन ए मीडियम इम्प्लाइज दैट, यानी कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है वो मीडियम में क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो वह अपने वर्णों में विभाजित हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब वर्ण क्या होते हैं, कलर, यानी प्रकाश जब किसी माध्यम में चलता है तो अपने अलग अलग कलर में विभाजित हो जाने, बट जाने को ही डिस्पर्सन बोलते हैं, प्रकाश का डिस्पर्सन। ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू ए रिफ्लेक्टिव मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर से हम पढ़ देते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ए फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, यानी प्रकाश जो कि हम लोग देखते हैं वो हमेशा वाइट ही होता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इसको जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अपने कलर में अलग अलग कलर में विभक्त हो जाता है। और ये कलर कहाँ से आते हैं, वो प्रकाश के अंदर ही निहित होते हैं, उसी में मर्ज होते हैं, उसी का पार्ट होता है। तो द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इन पासिंग थ्रू ए रिफ्लेक्टिव मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसको जब लेते हैं तो एक पैटर्न सा दिखता है जो कि विबजियोर के फॉर्म में आता है। आप देखे होंगे, एक प्रिज्म ले लीजिए, उससे वाइट लाइट गुजारिए और स्क्रीन पर जब लीजिए तो वो फैल जाता है। नीचे क्या होगा, वायलेट होगा, उसके ऊपर क्या होगा, इंडिगो होगा, उसके ऊपर क्या होगा, इंडिगो के ऊपर क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, ब्लू के ऊपर ग्रीन होगा, ग्रीन के ऊपर क्या होगा, वो येलो होगा, येलो के ऊपर ऑरेंज होगा, ऑरेंज के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर रेड होगा। ठीक है, ये इसी ऑर्डर में होता है, इसी को बोलते हैं विबजियोर। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, वायलेट सबसे नीचे होगा जो कि सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, रेड सबसे कम बेंड करेगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसके पीछे कारण क्या है, अब कारण हम लोग को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ हैज़ डिफरेंट स्पीड। सही बात है, जो डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं उनका जब वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम में मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उनका स्पीड अलग अलग होता है। जैसे देखिए, c इज इक्वल टू न्यू लिख दे रहे हैं इसको लैम्डा
जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। यानी जो प्रकाश की चाल होती है, गति होती है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का मल्टीपल होता है। वेवलेंथ जितना ही ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना ही ज़्यादा होगा, वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा, एनर्जी भी उतना कम होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है, यानी वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी लाइट जब जा रहा है तो वेवलेंथ जिसका अलग अलग लाइट में अलग अलग होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी सिमिलर है, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हैज़ डिफरेंट स्पीड, बिल्कुल सही बात होता है। प्रकाश के अलग अलग फ्रिक्वेंसी का अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, सही बात है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो सीधा सीधा है लैम्डा लैम्डा वैक्यूम टू लैम्डा मीडियम पर डिपेंड करता है। तो सीधा सा बात है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट ही होता है। तो ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया और काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए, एक सक्सेस तो मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना काज द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इनटू ए स्पेक्ट्रम बाय ए प्रिज्म। किस फिनोमिना के कारण, विच फिनोमिना काज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के द्वारा हम एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं जब वो किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है। तो क्या क्या ऑप्शन है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो अभी हमने एक फिगर बनाया था, ये देखिए फिर से हम बना देते हैं। यहाँ से लाइट गया, पास किया, फैल गया, यहाँ पर डिस्पर्सन दिखने लगा। तो हुआ क्या, ध्यान से देखिए, लाइट गया, इससे टकराया, इंसिडेंस रेज, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, इमर्जेंस रे है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे है, यानी यहाँ पर फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ही लाइट बेंड करता है, रिफ्रैक्शन को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह मुड़ जाता है, इसी बेंडिंग को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन। इसी को बोला जाता है, इसी डेविएशन या बेंडिंग को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन। द डेविएशन ऑफ आर बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसी रिफ्रैक्शन के कारण होता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, अब पूछ रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ऑप्शन भी दिया है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन हमको आंसर पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर पर फोकस मत कीजिए, आंसर पर फोकस करना अच्छी बात नहीं होती है। हमको अपने दिमाग का यूज करना है, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, और हमको पूरा उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही हल्की और अच्छी लग रही होंगी। ए बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज ऑफ ऑब्स्टिकल। बी है रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। डी है नन ऑफ द एबव। तो पहला ऑप्शन देखिए, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एज, यानी ये फिगर हम बना देते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझेंगे। ये मान लीजिए ब्लेड, शार्प ब्लेड है, उसका एज है, लाइट पास करी उस एज से, वहाँ से मुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते भी हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट कोई फिनोमिना प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो कट गया बी। सी सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, इंटरफेरेंस में काम आता है। हालांकि इंटरफेरेंस जो क्लास होता है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन के अंदर ही पढ़ते हैं।
आप लोग जब 12th तक पढ़ते हो तो आप लोग को क्या लगता होगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसा बात नहीं होता है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। डिफ्रैक्शन एक बहुत बड़ी फिनोमिना है और पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हम लोग को दिखाई दे रही हैं या जो भी फिनोमिना दिखाई देता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न को ही हमारी आँखें रीड करती हैं। ठीक है, तो बहुत लोग जो ये बात बोलते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। ये हायर स्टडीज़ में जब आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक ही है, बल्कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, उसी के अंदर ही पढ़ा जाता है उसको। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ ऑब्स्टिकल, यानी किसी भी अवरोध के किनारों, तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने को ही डिफ्रैक्शन बोलते हैं। आप लोग कभी देखेंगे आपके घर में जो आपकी मम्मियाँ होंगी अपना साड़ी सुखाने के लिए जब डारे पर डालती होंगी तो आप लोग कभी उस साड़ी में से चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे तो उसमें देखेंगे एक लहर टाइप का चीज़ दिखाई देता है वेव फॉर्म में। तो आप लोग सोचते होंगे वो क्या चीज़ होता है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ही होता है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग अपर्चर आर ऑब्स्टिकल। फ्राउनहोफर क्लास में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या होती है, वो होती है इनफाइनाइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको पता रहेगा वो डायरेक्ट इसको कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं, काफ़ी सिमिलर है। द फ्रेजनल, वहाँ फ्राउनहोफर था, यहाँ पर याद रखिए फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग अपर्चर ऑफ ऑब्स्टिकल। तो यहाँ हो जाएगा फाइनाइट। देखिए याद रखिए कि जो फ्राउनहोफर क्लासेस वहाँ पर इनफाइनाइट हो जा रहा है, फ्रेजनल में फाइनाइट हो जा रहा है। याद रखिए फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट होगा, फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस होगा। इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस रखना है। फ्रेजनल फ्राउनहोफर दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, दोनों गजब नाम है, कनगुढ़े टाइप के हैं। फ्रेजनल फ्राउनहोफर में इन चितियापा लगता है, तो फ्रेजनल और फ्राउनहोफर में आपको डिफरेंस रखना है, डिफ्रेंशिएट करके चलना है। जब फ्राउनहोफर क्लास आएगा तो वहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा डिस्टेंस, और जब फ्रेजनल आएगा तो वहाँ फाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग को, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। हमारे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपके दिमाग में फिजिक्स के। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को किसने डिस्कवर किया था, तो ग्रिमाल्डी ने किया था। यंग हर्ट्ज मैलस, लॉ ऑफ मैलस आप पढ़ेंगे, हर्ट्ज ने हर्ट्ज का साउंड वेव में यूनिट ही है। यंग को भी आप लोग नाम सुने ही होंगे, लेकिन ग्रिमाल्डी का नाम आप लोग शायद बहुत कम सुने होंगे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना है लाइट की, इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ग्रिमाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा होगा कि हम इसको कई पार्ट्स में बना देते हैं क्योंकि एक ही पार्ट्स में सारा आंसर देना उचित बात नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ मटेरियल रख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी बनाएंगे। तो अब चलिए इसको पढ़ते हैं। ए डिफ्रैक्शन इज ईजिली ऑब्जर्व्ड इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। देखिए डिफ्रैक्शन फिनोमिना हमको बहुत ही आसानी से तब दिखाई देता है जब जो वेवलेंथ है प्रकाश का, तरंगदैर्घ्य यानी, और जो ऑब्स्टिकल का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। तो इसके लिए जो वेवलेंथ होना चाहिए रेडिएशन का यानी प्रकाश का, वो ऑब्स्टिकल के साइज के बराबर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए क्या लिखा है, इज ए सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द λ/2 हैज़ नो रिलेशनशिप विथ वेवलेंथ। तो इसमें बी सी डी तीनों गलत है, ऑप्शन ए ही सही है। आप लोग देखते होंगे
कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, पानी का रंग ब्लू दिखाई देता है, सूर्य जब उगता है तो रेड दिखाई देता है, सूर्य जब अस्त होता है तो रेड दिखाई देता है, बादलों का रंग वाइट दिखाई देता है। जो बारिश वाले बादल होते हैं, अभी बरसात का सीजन आ जाएगा, आजकल देखिए मौसम भी ख़राब है, आप सर उठा के ऊपर देखें तो बादल हमको काले दिखाई देते हैं, जो बारिश वाले बादल होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण होता है और लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। और क्यों? जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है, जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके साइज़ के कंपेरेबल है कि नहीं है, उनसे बड़ा है, छोटा है, क्या है, उसी के हिसाब से होता है। तो इसमें 2-3 क्राइटेरिया होता है, रैले जीन क्राइटेरिया होता है या रैले क्राइटेरिया होता है, एक होता है मियाँ गुस्ताव थ्योरी होती है। इन दोनों के कारण ही बादल काले दिखाई देते हैं, वाइट दिखाई देते हैं। सन सेट के समय या सनराइज़ के समय आसमान रेड दिखाई देता है, अदरवाइज़ ब्लू दिखाई देता है, अंतरिक्ष डार्क दिखाई देता है, स्पेस, ठीक है। तो सब कुछ फिजिक्स के कारण ही होता है बच्चों, इसीलिए फिजिक्स की पढ़ाई बहुत ही मज़ेदार लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव द, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये क्या प्रूव करता है? पोलराइजेशन फिनोमिना क्या प्रूव करता है? तो पोलराइजेशन होता क्या है? देखिए, पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइट होता है उसको हम लोग जब भी दिखाते हैं तो ऐसे ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में दिखाते हैं। ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में दिखाने का मतलब होता है कि लाइट का हम ओरिएंटेशन दिखाते हैं। लाइट इस दिशा में चल रहा है और उसके जो वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेक्टर, इस डायरेक्शन में रहेंगे, उसके परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये ई वेक्टर है तो ये बी, यानी ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर है तो ये मैग्नेटिक वेक्टर है। लाइट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों वेक्टर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, पोलराइजेशन किसको प्रूव करता है? तो पोलराइजेशन वेव थ्योरी, वेव फिनोमिना को करता है। तो जिसमें जिसमें वेव होगा वही आंसर सही होगा। पढ़ते हैं कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, यानी कणिका सिद्धांत। तो पोलराइजेशन कणिका सिद्धांत को का विरोध करता है। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इसका भी विरोध करता है। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट किससे रिलेटेड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट इसका सपोर्ट करता है। लैंगिट्यूडनल वेव ऑफ नेचर, वेव तो ये भी है लेकिन ये लैंगिट्यूडनल है, जबकि माना जाता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव नेचर का होता है। इसलिए ऑप्शन मोस्ट एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट, यानी कि ये हमको कैसे पता चला या ये कैसे महसूस होता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है? ये किसके द्वारा पता चला? तो इसी का भाई के रूप में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग पहले पढ़ रहे थे। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? वहाँ पर हम लोग को क्या लिखा हुआ था कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव दैट ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। पोलराइजेशन कैसे प्रूफ होता है? ट्रांसवर्स वेव नेचर को प्रूफ करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेव नेचर जो है पोलराइजेशन को दिखाता है। तो लाइट कैन बी पोलराइज, ठीक है, उसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में और हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो नहीं क्लियर रहता है। और लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। तो लाइट कैन बी पोलराइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट कैन बी पोलराइज बाई, लाइट को कैसे हम लोग पोलराइज कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग पोलराइज बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो बनने के पीछे कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं? तो रेनबो में क्या होता है, जो सन का लाइट है वाटर ड्रॉपलेट यानी वर्षा की बूंदों के बीच में जाता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस
आकाश में ही, आसमान में ही रेनबो कलर प्रोड्यूस करता है। तो देखिए जब जाता है वापस आता है तो क्या होता है, जब जाएगा ये वाटर का बूंद है, पानी की बूंद है, जब पानी लाइट इसके अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, बेंड होगा। बेंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ से क्या होगा, आपस में रिफ्रैक्शन के कारण ही वो उसमें रिफ्लेक्शन भी होगा। फिर बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो ये प्रिज्म की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट का डिफ्रैक्शन होगा। तो एक मिल गया हम लोग को रिफ्रैक्शन, एक मिल गया डिफ्रैक्शन। और चूंकि लाइट इसके अंदर गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो क्या हो गया, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गया तो क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो 3 फिनोमिना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। तो ऑप्शन सी सही है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी सही है, ये सी पर मत जाइए। ठीक है, सी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी सही है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सब क्वेश्चन जैसे हम आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो होपफुली कि इन सब क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें इस बात को, ताकि हम इनके सॉल्यूशन दे सकें, आपको उतने ही मज़ेदार ढंग से चीज़ों को समझा सकें जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग इतने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको फुल PDF सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।